जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल न्यूज़ और उसमें हम फोर्थ चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द इंटरनेशनल इवेंट्स। एंड इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था दैट वाज रिगार्डिंग द इंडाइसिस। सो बिफोर स्टार्टिंग आपके लिए प्लेलिस्ट मैं बता दूं कि अवेलेबल है। हिस्ट्री और इकोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है और इकोनॉमिक्स और जोग्राफ़ी ये हम करेंटली अभी रन कर रहे हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो इन द आफ्टरनून एंड जोग्राफी का इन द इवनिंग आपको मिलता है। साथ ही साथ आई दृष्टि करंट अफेयर्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलता है। तो इस तरीके से 3 वीडियोस अभी हम करेंटली रन कर रहे हैं। एंड विद टाइम अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर वी विल स्टार्ट विद येट अनदर पैरेलल कोई सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे। बट अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं 4 चीज़ें एक साथ कर पाऊँ। सो आई एम गोइंग विद 3 और आई विल डेफिनेटली ट्राई कि कुछ और स्टार्ट हो जाए साथ में जिससे कि वो पैरेलली हम कर पाएँ। ऑलराइट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंटरनेशनल इवेंट्स, दैट इज़ द फोर्थ चैप्टर। इंटरनेशनल इवेंट में फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग द सुपर टाइफून यागी। सो रिसेंटली सितंबर 2024 में साउथ ईस्ट एशिया ने सीरियसली इम्पैक्ट किया है सुपर टाइफून यागी ने, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है टू स्ट्राइक एशिया इन ओवर 10 ईयर्स। तो पिछले 10 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म जिसने स्ट्राइक किया है साउथ ईस्ट एशिया को, एशिया को सॉरी, ओवर द 10 ईयर्स, वो है यागी। सो सुपर टाइफून यागी, it is the strongest typhoon to strike Asia in more than 10 years, severely disrupted Southeast Asia. After devastating the northern Philippines, the typhoon made landfall in southern China's Henan province, leading to a mass evacuation and widespread damage. Meteorological authorities ने describe किया यागी को as one of the most powerful typhoons in the region over the past decades, और इसकी जो विंड स्पीड थी वो थी more than 200 किलोमीटर पर आवर। यागी नेम दिया गया है यूज टू नेम 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। ठीक है, सो द नेम यागी हैज़ बीन यूज टू नेम द 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन। ओके, ये वही कंटिन्यूशन में न्यूज़ है। जापान सबमिटेड द नेम विच इज़ द जापानीज वर्ड फॉर गोट एंड जापानीज नेम ऑफ कॉन्स्टलेशन कैप्रिकॉर्नस। सो जापान ने ये नाम सबमिट किया था। ओके, यहाँ ये बोल रहे हैं द नेम यागी हैज़ बीन यूज टू नेम 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। बट जापान ने ये नेम सबमिट किया था जो कि जापानीज वर्ड है फॉर गोट एंड जापानीज नेम फॉर कॉन्स्टलेशन कैप्रिकॉर्नस। ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन सद्भावना। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव था अगेंस्ट प्रोवाइडिंग क्रूशियल असिस्टेंस टू अफेक्टेड कंट्रीज बाय द टाइफून यागी। ये ऑपरेशन जो है इंडिया के कमिटमेंट को एग्जाम्प्लीफाई करता है टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इट्स रोल एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भावना इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सटेंशियल एड पैकेज भी अनाउंस किया था वियतनाम के लिए फॉर वियतनाम $1 मिलियन इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इसके साथ ही साथ इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड सपोर्ट टू लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक $1 लाख इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है, तो वियतनाम और लाओ पीडीआर में भी सपोर्ट एक्सटेंड किया था। लेकिन याद रखिएगा ऑपरेशन सद्भावना किससे रिलेटेड है, ये इंडिया का मिशन है टुवर्ड्स रेस्क्यू मिशन है ये एक तरीके का टुवर्ड्स द टाइफून यागी, द कंट्रीज विच हैड बीन अफेक्टेड विद द टाइफून यागी उनके लिए। ऑलराइट, so sorry. So I think I have developed some kind of allergy in past few months. उससे पहले ऐसा नहीं था। अभी जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है या आप देखेंगे दिवाली के बाद का सीज़न है, तो ये आफ्टर टेकिंग मैनी प्रिकॉशंस ऑल्सो दिस इज़ नॉट बीन गेट करेक्टेड। एनीवेज, तो ऑपरेशन सद्भावना जो हो गया वो हो गया टाइफून यागी के लिए। अब कुछ ऑपरेशन जो रिसेंट पिछले साल से हम देख रहे हैं, ऑपरेशन कावेरी।
ऑपरेशन कावेरी एक रेस्क्यू ऑपरेशन था टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स जो कि सूडान में फंसे हुए थे। तो बस इतना ही याद रखना है आपको, क्वेश्चन यही से बनेगा। क्योंकि सूडान में एक डेडली फाइटिंग देखने को मिली बिटवीन द कंट्रीज आर्मी एंड पैरामिलिट्री ग्रुप्स, तो उस वजह से इंडिया के जो सिटीजन सूडान में फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। ऑपरेशन अजय ये शुरू किया गया इज़राइल से इंडिया के लोगों को वापस लाने के लिए, टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इज़राइल, क्योंकि वहाँ पे इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहाँ से इंडियंस को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय था। ऑपरेशन मैत्री ये पुराना है, ये जॉइंट ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन था बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। 2015 में जो नेपाल अर्थक्वेक आया था उससे वहाँ वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए था ऑपरेशन मैत्री। ये ऑपरेशन को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज़ नोन एज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन मैत्री एम टू एड नेपाल्स रिकवरी एंड रेस्क्यू इंडियन नेशनल्स जो कि नेपाल में फंसे हुए थे। ऑपरेशन राहत ये भी 2015 में ही शुरू किया गया था। यमन सिविल वॉर चल रहा था बिटवीन द यमन गवर्नमेंट एंड हाउदी रिबल्स। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर स्ट्रक इन यमन ड्यू टू द नो फ्लाई जोन इम्पोज्ड बाय सऊदी अरेबिया। तो ये 2015 में यमन सिविल वॉर की वजह से जो इंडियंस वहाँ पे फंस गए थे यमन में उनको वापस लाने के लिए किया गया था, क्योंकि वहाँ पे सऊदी ने नो फ्लाई जोन इम्पोज कर दिया गया था। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु बिकॉज कोविड पैंडमिक की वजह से इंडिया ने ये नेवल ऑपरेशन लॉन्च किया था टू रिपैट्रिएट द स्ट्रैंडेड सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज। तो अलग अलग जगह पे जहाँ पे लोग फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए सेवरल इंडियन नेवल शिप्स इंक्लूडिंग जलश्व, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग, एरावत, शार्दुल और मगर लैंडिंग शिप टैंक्स ये इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में। इसमें 55 दिन लगे थे टू कम्प्लीट एंड कवर्ड मोर देन 2300 किलोमीटर बाय सी। सो समुद्र सेतु था कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे लोगों को वापस लाने के लिए। वंदे भारत, कोविड-19 के टाइम पर ही इंडियन गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था टू रिपैट्रिएट द सिटीजन्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड। अब ये तो देखिए नेवल के साथ था, तो ये समुद्र के रास्ते से कर रहे थे। समुद्र सेतु वंदे भारत जो था वो भी कोविड-19 के टाइम पे ही था, लेकिन वो रिपैट्रिएशन की मुहिम चल रही थी वहाँ पे लोगों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगान टू इवैक्यूएटेड सिटीजन एंड अफगान पार्टनर्स फ्रॉम काबुल आफ्टर स्विफ्ट टेक ओवर बाय तालिबान। तो जब तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया था तो वहाँ से सिटीजन्स को और अफगान पार्टनर्स को इवैक्यूएट करने के लिए देवी शक्ति चला था। ऑपरेशन गंगा ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन ड्यू टू हाइटन टेंशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ था क्योंकि इंडियन नेशनल्स जो यूक्रेन में फंस गए थे यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से, उनको वापस लाने के लिए था ये ऑपरेशन गंगा। तो ये कुछ ऑपरेशन से आप ध्यान दीजिएगा इनके लिए। और अभी जो रिसेंटली शुरू है वो है ऑपरेशन सद्भावना। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एक एक लाइन याद रखनी है। कावेरी जो था वो सूडान में फंसे हुए लोगों के लिए था। अजय इज़राइल से वापस लाने के लिए था, लोगों को वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। मैत्री नेपाल अर्थक्वेक के लिए था। राहत यमन सिविल वॉर के टाइम पे शुरू किया गया था। समुद्र सेतु नेवल ऑपरेशन था कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे, नेवी के जो शिप्स के माध्यम से लोगों को वापस लाना। वंदे भारत भी कोविड-19 का ही था, बट उसमें रिपैट्रिएशन किया गया था वाया एयर। ऑपरेशन देवी शक्ति अफ़गान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था उसके बाद ये जो सिटीजन्स हैं और अफ़गान पार्टनर्स हैं उनको लाने के लिए था। और ऑपरेशन गंगा इंडियन नेशनल्स जो कि यूक्रेन में फंसे थे उनको वापस लाने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो रिसेंटली जून में साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, इन्होंने एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया टू एड्रेस द ड्रग सप्लाई शॉर्टेजेस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे जिस तरीके की ड्रग शॉर्टेजेस हुई थी वैसी ना हो फ्यूचर में, उसको एड्रेस करने के लिए साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने एक अलायंस लॉन्च किया है, बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस। इसकी जो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी वो सैन डिएगो यूएसए में हुई थी एंड ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है दैट सीक्स टू सपोर्ट वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी and ensuring a consistent, safe global supply of biopharmaceutical products. It is a goal to bring participating nations to bio policies, laws and support for research and development. बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो या फिर इसको बायो 2024 भी बोला गया है, BIO, ये सैन डिएगो में हुआ
18,500 ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लीडर्स इसमें साथ में आए, और भी काफ़ी सारे लोग थे इसमें, बिजनेस, नॉन प्रॉफिट्स, मतलब सभी इसमें थे, सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही नहीं था। ठीक है, ये यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? ओके, ठीक। तो इसमें आपको जो अभी याद रखने वाली चीज़ है, फ़िलहाल आगे कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, अभी तो लॉन्च ही हुआ है, तब उसके बारे में देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस में बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सो साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसकी जो इनॉग्रल मीटिंग हुई है वो 2024 जून में सैन डिएगो यूएसए में हुई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ईयू अप्रूव्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर एआई लॉ। तो यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड का पहला मेजर एआई लॉ अप्रूव कर दिया है, एंड यूरोपियन यूनियंस पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया है। 21 मई 2024 को फाइनल एग्रीमेंट दे दिया था वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर लॉ फॉर रेगुलेटिंग द एआई एज इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड रेस टू इंट्रोड्यूस कर्ब्स और टेक्नोलॉजी। चेंज इन ईयू लॉ कम्स आफ्टर ओपन एआई's नवंबर 2022 लॉन्च ऑफ चैट जीपीटी। तो ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करेगा एप्लीकेशंस ऑफ एआई दैट आर कंसीडर्ड अनएक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ द रिस्क लेवल, एंड सच एप्लीकेशंस फीचर्स सो कॉल्ड सोशल स्कोरिंग system that ranks citizen based on aggregation and analysis of their data, predictive policing and emotional recognition in workplace and school। तो बेसिकली कुल मिला के अभी ये आपको याद रखना है कि एआई लॉ जो वर्ल्ड का पहला मेजर एआई लॉ है उसको अप्रूवल कहाँ से मिला है? यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट से मिला है। चाइना ओपन्स किनलिंग स्टेशन फॉर अंटार्कटिका। तो रिसेंटली चाइना ने ऑफिशियली ओपन किया है किनलिंग स्टेशन। तो किनलिंग स्टेशन पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। किसने ओपन किया है? चाइना में। ठीक, किनलिंग स्टेशन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनटच्ड फ्रंटियर्स ऑफ द ऑन द planet, is poised to become a hub for cutting edge scientific research, and this is vital to comprehending climate change, sea level rise and other environmental challenges facing the world। अप्रैल 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इनॉग्रेटेड सेकेंड पोस्ट ऑफिस ब्रांच एट भारती रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। सो इंडिया की अगर हम बात करें इसमें डेवलपमेंट की, तो अप्रैल 2024 में जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसने सेकेंड पोस्ट ऑफिस ब्रांच खोली है भारती रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में। वहाँ कौन चिट्ठी भेज रहा है? आई थिंक रिसर्च से रिलेटेड ही। इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में, नेमली दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री पहला परमानेंट सेटलमेंट था जो 1983 में बनाया गया था। इसको दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। इसको फिर डीकमीशन कर दिया गया 1990 में, बिकॉज ये आधे से ज़्यादा जो है वो बर्फ़ के अंदर धंस चुका था या अंदर बैठ चुका था। दूसरा था मैत्री, ये सेकेंड परमानेंट सेटलमेंट था। इसको 1989 में बनाया गया, एंड इंडिया बिल्ड दिस स्टेशन टू क्लोज टू अ फ्रेश वाटर लेक अराउंड द मैत्री नोन एज लेक प्रियदर्शनी। तो ये वहाँ पर एक लेक है, इसका नाम लेक प्रियदर्शनी रखा गया, उसके पास ही ये स्टेशन बनाया गया। भारती ये थर्ड एंटार्कटिक रिसर्च फैसिलिटी है जो कि 2012 में कमीशन की गई थी। सो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। दक्षिण गंगोत्री को डिकमीशन कर दिया गया, भारती और मैत्री अभी चल रहे हैं। Israel Palestine conflict on October 7 Palestinian military organization Hamas it attacked the Israel that left at least 400 people dead। तो हमास ने अटैक किया इसराइल पे जिसकी वजह से फिर से 400 लोग की डेथ हो गई, एंड ये पूरे साल या पिछले 2 सालों में हम देखें बहुत ज़्यादा डेडली इंसिडेंसेस हुए हैं, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गाज़ा में, यूक्रेन रशिया वॉर, इसराइल, दिस हैज़ बीन अ डेडली इंसिडेंट टू सी। So retaliatory attacks में Israel have led to the deaths of more than 300 people in Gaza as on October 8, 2023। तो कोई नहीं मर रहा है इसमें, बेसिकली जो आम जनता है वो फेस कर रही है सब कुछ। देखिए 1947 में यूएन ने एक पार्टीशन प्लान दिया था इंडिपेंडेंट ज्यूइश और अरब स्टेट्स के लिए पैलेस्टीन में। इसको एक्सेप्ट किया गया था ज्यूइश के द्वारा, बट अरब्स ने इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इन कंटिन्यूम Jewish people declared the independence of Israel and named by Jewish people as their homeland country। तो बाद में Jewish ने बोला कि भाई ठीक है फिर हमारे इसराइल को इंडिपेंडेंट करो, और ये उन्होंने Jewish people ने अपनी होमलैंड कंट्री माना। बाल्फोर डिक्लेरेशन एक पब्लिक स्टेटमेंट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किया था 1917 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, अनाउंसिंग इट सपोर्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होम फॉर Jewish people इन पैलेस्टीन। वो तब एक ऑटोमन रीजन हुआ करता था, स्मॉल माइनॉरिटी जीव्स की पॉपुलेशन की तब थी। सिक्स डे वॉर ऑफ 1967 में अरब इसराइली वॉर, इट मार्क द फेलियर ऑफ द
Eisenhower, Kennedy and Johnson administrations following the to prevent the renewed Arab-Israeli conflict. तो ये जो अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट था उसको बचाने के लिए शुरू किया गया 1956 का जो सुएज वॉर था उसके बाद 1967 में अरब कंट्रीज़ ने फिर से रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम इसराइल को एक स्टेट नहीं मानेंगे. इसकी वजह से फिर वॉर होता है जो एक 6 दिन चला था ये वॉर. इसराइल इस वॉर को जीत गया एंड ऑक्यूपाइड इवन मोर पार्ट्स ऑफ पैलेस्टीन, और उसने पैलेस्टीन के पहले से ज़्यादा पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया. द वेस्ट बैंक, द गाज़ा स्ट्रिप, द ईस्ट जेरूसलम which houses the holy old city came under Israeli control. तो वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम जो कि होली ओल्ड सिटी को देवर कंप्राइजिंग ऑफ इट, ये आ गए इसराइल के कंट्रोल के अंतर्गत. इट ऑल्सो ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन हाइट्स एंड इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला. तो सीरियन गोलन हाइट्स भी इन्होंने कैप्चर कर लिया और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला भी कर लिया. ठीक है, तो भाई इसराइल तो मान रहा था कि हम अपने आप को मतलब ये वाले जो एरियाज हैं आप हमें दे दीजिए एंड वी विल, लेकिन अरब ने इसराइल को फिर से स्टेट नहीं माना और फिर से ये 6 दिन का वॉर होता है, उसमें इसराइल जीत जाता है. 1974 में यूनाइटेड नेशंस ग्रांट्स द PLO, द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जर्वर स्टेटस एंड रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टीनियंस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. वेस्ट बैंक अपीयर्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी. तो जो वेस्ट बैंक था उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी. देखिए जब भी आप ये पढ़ रहे हैं ना तो इसको अपने मैप को साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ मैप का बहुत रोल है. हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, चाहे UPSC हो चाहे कोई और स्टेट हो, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं. सो ऑल्दो ये लार्जली इसराइली ऑक्यूपेशन के अंतर्गत है, गाज़ा स्ट्रिप जो है इट इज़ गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप हमास. तो जो गाज़ा स्ट्रिप है उसको कौन गवर्न कर रहा है? हमास गवर्न कर रहा है, जो कि इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट पार्टी है और जो इसराइल से काफ़ी टाइम जिसकी मतलब भिड़ंत होती रहती है. इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसराइल इकलौती कंट्री वर्ल्ड में विच इज़ क्रिएटेड फॉर अ रिलीजियस कम्युनिटी. वेस्ट बैंक इज़ नॉट द वेस्ट बट ईस्ट कोस्ट ऑफ इसराइल. जो वेस्ट बैंक हम बोलते हैं वो बेसिकली जैसे वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है ना, बट बिकॉज बांग्लादेश और बंगाल अलग अलग हुए थे तो ये वेस्ट बंगाल नाम दे दिया था वो बांग्लादेश. इसी तरीके से वेस्ट बैंक जो है वो वेस्ट में नहीं है, ये इसराइल के ईस्ट कोस्ट पर है. वेस्ट बैंक इज सैंडविच बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन. ये इसराइल और जॉर्डन के बीच में फंसा हुआ है. ये इंटरेस्टिंग फैक्ट वो फैक्ट्स हैं जो आ चुके हैं क्वेश्चन में. गाज़ा इट इज़ अ स्ट्रिप लोकेटेड बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट. ठीक है, ये आप देख सकते हो मैप में. गोलन हाइट्स एक स्ट्रेटेजिक प्लेटो है जो कि that Israel captured from Syria. 1967 में जो वॉर हुआ था 6 दिन का, उसमें सीरिया से गोलन हाइट्स को कैप्चर किया गया था इसराइल के द्वारा. अल अक्सा मॉस्क ये एक होलियस्ट स्ट्रक्चर है इस्लामिक फेथ की विच इज़ नोन बाय मुस्लिम्स एज हरम अल शरीफ और नोबल सेंचुरी एंड बाय ज्यूइश एज टेम्पल माउंट. तो इसको इस्लामिस्ट जो हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो इसको बोलते हैं हरम अल शरीफ, और जो ज्यूस पीपल हैं वो उसको टेम्पल माउंट बोलते हैं, अल-अक्सा को. तो ये जो साइट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम विच इज़ सेक्रेड टू क्रिश्चियंस, ज्यूइस एंड मुस्लिम्स, तीनों के लिए सेक्रेड है. द अल-अक्सा मॉस्क इज थर्ड होलिएस्ट साइट इन इस्लाम आफ्टर द हरम्स ऑफ मक्का एंड मदीना, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आता है अल-अक्सा मॉस्क. ठीक है, तो ये ओल्ड सिटी जेरूसलम का पार्ट है और ये मक्का मदीना के बाद थर्ड होली प्लेस है फॉर मुस्लिम्स. शेख जर्रा एक नेबरहुड, इट इज़ अ नेबरहुड लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ ईस्ट जेरूसलम. तो जेरूसलम ईस्ट जेरूसलम के नॉर्थ में एक सिटी लोकेटेड है शेख जर्रा. Hundreds of thousands of Palestinians were forced out of their homes when the state of Israel was created in historical Palestine in 1948. तो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को फोर्सली निकाल दिया गया था जब इसराइल क्रिएट हुआ था. 28 ऑफ दोज पैलेस्टीनियन फैमिलीज ये शेख जर्रा मूव की थी इन ईस्ट जेरूसलम और वहाँ पे जाके सेटल हो गई थी. ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं उस तरह के फैक्ट्स हैं. एंड ये हमने देखा इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट. तो जब भी आप देख रहे हैं ये खासकर इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट या मिडिल ईस्ट का जो भी पार्ट देखते हैं, तो उसके लिए मैप अपना साथ में रखिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा होती है. थोड़ा टिपिकल मैप है वहाँ का, तो वहाँ से वो क्वेश्चन बहुत जल्दी इजीली पिक आउट करते हैं. तो ये हो गए हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स. अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम न्यूज़ एंड शॉर्ट डिस्कस करेंगे,
और आई गेस इसके बाद ये जो इंटरनेशनल वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल डिस्कस द न्यूज़ इन शॉर्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए, जितनी भी हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं उनको या तो आप खुद से नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही में ऑलरेडी हैं तो आप बार बार देख के इसको रिवाइज करते जाइए। सो कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप यूजिंग मैप्स।